हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। दिस साइड मोनिका। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसमें आज हमारा 3rd चैप्टर है। ये हमारी जो साइंस की एनसीईआरटी है, ये ग्रुप डी के लिए हमने स्पेशल स्टार्ट करी है। और अदर एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं और भी ऐसे एग्ज़ाम जहाँ साइंस पूछी जाती है, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है कि एटम के बारे में सबसे पहले महर्षि कनाद ने बताया था। क्या बोला था? पदार्थ बोला था। ठीक है, पदार्थ बोला था। महर्षि कनाद ने सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी। क्या बोला था? ऑन डिवाइडिंग मैटर वी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, अल्टीमेटली एट अ स्टेज फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। इसको हम परमाणु। उसने कहा था जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, मतलब उसे और हम और डिवाइड नहीं कर सकते। उसको क्या बोला? परमाणु बोला उसने। ठीक है, महर्षि कनाद की बात आएगी तो पदार्थ बोला, और पदार्थ को जब हम डिवाइड करेंगे तो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उस स्टेज क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉज क्या है? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की बात करेगा कि जो मास होगा ना किसी भी रिएक्शन में या फिर किसी भी सब्सटेंस का, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर होगा। ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा ना ही मास क्रिएट होगा। देखो, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये बात करता है इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो उसके मास के डेफिनिट प्रोपोर्शन में होंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी डाल के आप बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखो H2O। ठीक है, H2O बनाने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, तभी आपका H2O बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने तीन हाइड्रोजन लगा दी, 1 O लगा दिया, फिर 2 O लगा दिया, आपने बोल दिया H2O बन गया। H2O H और O से बनता है नहीं। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है H2O तो H2O ही होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन लगेंगे और 1 ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फॉर स्टडिंग मैटर। यानी कि डॉल्टन ने मैटर की स्टडी करने के लिए एक थ्योरी दी, उसको हम देखते हैं। आइए, इसकी पोस्टुलेट्स हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल एटम्स। उसने कहा कि जो मैटर है ना वो वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम एटम बोलते हैं। टाइनी पार्टिकल्स क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। उसके बाद बोला एटम्स आर इनडिवाइजिबल, यानी कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। विच नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कौन सा लॉ फॉलो करता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये लॉ फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जो एटम्स है वो इंडिविजिबल है, उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना उन्हें क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तीसरी पोस्टुलेट है हमारी एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट इज आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी किसी गिवन एलिमेंट में जो एटम होंगे वो उनके मास के और उनकी प्रॉपर्टीज़ के आइडेंटिकल होंगे, यानी मिलते होंगे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एटम के एलिमेंट हैं तो सीधी सी बात है, अगर एटम के एलिमेंट ही अलग है तो उनके मास भी डिफरेंट होंगे, प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। उसके बाद है एटम कंबाइन इन फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो। यानी कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया, किसी कंपाउंड को बनाने के लिए जो उसके एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करती है ये पोस्टुलेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटोमिसिटी क्या होती है, और एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU क्या होता है। सबसे पहले एटम। एटम क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एटम। एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट वो अपनी सारी प्रॉपर्टी रिटेन रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, गोल्ड है एंड सिल्वर है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का और कंपाउंड का, या तो एलिमेंट का हो सकता है या फिर कंपाउंड का हो सकता है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें डिफरेंस यही है कि जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता और जो मॉलिक्यूल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे O2 है। O2 क्या है? हमारा डाइएटॉमिक है। O3 क्या है? हमारा ट्राइएटॉमिक है। जैसे फॉस्फोरस है, ये टेट्राटॉमिक है। सल्फर जो है हमारा पॉलीएटॉमिक है। अब ये जिसमें बोल रही हूँ डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, टेट्राटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, ये क्या है? इसको हम डिफाइन करते हैं एक टर्म एटोमिसिटी से। यानी कि किसी की एटोमिसिटी क्या है? एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का मतलब है उसमें कितने एटम जुड़े हुए हैं।
द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटम उसमें लगे हुए हैं उसको हम बोलते हैं एटोमिसिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट या फिर एएमयू। एएमयू क्या है? एएमयू है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 1 एटम ऑफ कार्बन। इसका मतलब है एक एएमयू ऐसी यूनिट है जो कार्बन के 1/12 मास के बराबर जो है वो है हमारी 1 एएमयू। ठीक है, नेक्स्ट है आयंस क्या होते हैं? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी कंपाउंड में क्या होते हैं? मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज स्पीसीज को हमें आयन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसको एनायन बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज होगा उसको कैटायन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एन इन आयनिक कंपाउंड चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज टू डिटरमाइन केमिकल फार्मूला, यानी कि जो किसी भी कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड में जो चार्ज होगा वो उसका केमिकल फार्मूला डिफाइन करेगा। ठीक है, और केमिकल फार्मूला इज डिटरमाइंड बाय वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या है? आयंस तो क्या है? आयंस है मेटल नॉन मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो आयंस की फॉर्म में होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायन है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन है। ठीक है, अब क्या वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी ऐसी कंबाइनिंग पावर है या फिर ऐसी कैपेसिटी एलिमेंट की, मतलब कि वो कितने एटम्स को कंबाइन कर सकता है, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितनी वैलेंसी खाली है। ये ऐसे कि सपोज करो कार्बन है। ठीक है, कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पास 4 की ही वैकेंट स्पेस है कि वो 4 और के साथ जुड़ के बॉन्ड बना सकता है और अपनी जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट कर लेगा। तो जो 4 की इसकी कैपेसिटी है ना बॉन्ड बनाने की, तो वही है वैलेंसी। नेक्स्ट है उसके बाद ये फ्रेंड जो हमारा फार्मूला बनाने का वो है ना, ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैंने इसके 2-3 एग्जांपल आपके लिए ले लिए हैं। जैसे कि देखो, अब सबसे पहले HCl का फार्मूला कैसे बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला कैसे बनेगा HCl का। सबसे पहले आपको सिंबल लिखना है, आपने लिख दिया हाइड्रोजन क्लोरीन। उसके बाद इसकी वैलेंसी लिखनी है। हाइड्रोजन में क्या है? 1 की कमी है तो इसकी क्या डबलेट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन में 7 ऑलरेडी है, 1 की कमी है, उसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, HCl बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे ही आप इसके हाइड्रोजन सल्फाइड का बना सकते हो। मैं आपको दूसरा बताती हूँ। देखो, अगर है एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपसे कोई कहता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बताओ क्या है, तो आपको क्या समझ आएगा? आप सबसे पहले लिखोगे एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3+ में होती है, यानी कि वो 3+ दे सकता है, 3 किसी को दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है ऑक्साइड। ऑक्साइड की क्या होती है? ऑक्साइड में 2 की कमी होती है, यानी वो 2 ले सकता है। तो फिर क्या करेंगे? हमारा काम है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। उसके बाद ये क्या हो गया? ये हो गया Al2O3। ठीक है, इसका फार्मूला बन गया Al2O3। ऐसे ही है कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला। उसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, यानी कि कोई भी स्पीसीज, एटम है, मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, उसका 1 मोल ऐसी क्वांटिटी है इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स atomic and molecular mass. 1 mole of any species, atom, molecule, ions, particle is that quantity in number in which number having a mass equal to its atomic and molecular mass. उसके बाद the number of particle present in 1 mole substance is fixed, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल में प्रेजेंट होंगे वो फिक्स होंगे। किसके बराबर होंगे? वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर +3, 10 की पावर +3। ठीक है, उसके बाद मोल जो है वो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? हीप या फिर पाइल गिवन है एनसीईआरटी में। उसके बाद मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल को हम डिनोट करते हैं N से। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो या फिर हमें मोल निकालने हो तो उनके लिए फॉर्मूले गिवन है। देखो, नंबर ऑफ मोल के लिए तो गिवन मास, मोलर मास। उसके बाद अगर हमें N की वैल्यू निकालनी है तो N की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि हमें कितने पार्टिकल दिए हुए हैं, उसके बाद उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारी N की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, यानी कि 1 मोल में 1 मोल जो है वो इतनी क्वांटिटी है जितना कि कार्बन जो 12 है उसमें
कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उतने ही 1 मोल में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद है फार्मूला मास यूनिट। फार्मूला मास यूनिट है सिंपल, जैसे नॉर्मल मास यूनिट होती है वैसे ही फार्मूला मास यूनिट है, बट फार्मूला मास यूनिट आयंस के लिए होती है। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम, यानी कि जितने भी एटॉमिक मास हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे H2O है, यानी कि हाइड्रोजन का जो मास है, दोनों हाइड्रोजन का और जो ऑक्सीजन का है, तो ये क्या होगा, ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम, यानी सारे एटम्स का एटॉमिक मास। इन अ फार्मूला यूनिट इज कंपाउंड इज कैलकुलेटेड सेम मैनर एज वेल एज कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही फार्मूला मास निकाला जाता है, पर ये फार्मूला मास किसके लिए होता है, ये होता है आयनिक स्पीसीज के लिए, यानी कि एक पे पॉजिटिव होना चाहिए, एक पे नेगेटिव होना चाहिए। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज़ यूज फॉर दो सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूट पार्टिकल आर आयन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो ये क्या है, फार्मूला मास यूनिट हो गई। नेक्स्ट है, अगर हमें मास निकालना है, देखो सबसे पहले हमारा क्या था, मोल निकालने का फॉर्मूला। मोल निकालने का था नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। ये मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। अब उसने मास पूछा है, मास पूछा है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगाड्रो नंबर। अगर हमें पार्टिकल की फॉर्म में दिया हुआ है तो मोल कैसे निकलेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड में एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद अगर केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी मॉलिक्यूल की कंपाउंड में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको चैप्टर नंबर 3 की एक समरी प्रोवाइड करी है, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे की जो भी हम क्वेश्चन लगाएंगे या फिर कुछ भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो उसको लिए आपको एक कंटेंट के रूप में ना थ्योरी पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, डाल्टन थ्योरी क्या है, कौन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है। तो इस सारी चीज़ें मैंने आपको NCERT से करा दी हैं बहुत ही मिनिमम से टाइम में, और एक ओवरव्यू दे दिया पूरे चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऐसे सपोर्ट करें। थैंक यू।